भारत के अंदर जितनी भी एमएलएम इंडस्ट्री हैं उसमें जो वर्क होता है वो इलीगल या एथिकल गलत होता है या फिर फिजिकल गलत होता है, उसको हम आज आपके सामने एक बार फिर गवर्नमेंटल और कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर्स के साथ रखने वाले हैं, कुछ गाइडलाइन के साथ कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा या कोई भी इंसान जो बोलता है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है। सब लीगल होता है, गवर्नमेंट के हिसाब से होता है और जो भी चीज़ें हम आपके सामने शो ऑफ कराने वाले हैं वो लीगली रखने वाले हैं और एक गाइडलाइन के हिसाब से रखने वाले हैं। मेरे सामने द गेजेट ऑफ इंडिया के और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का एक और पेपर जारी हो चुका है जो आप देख सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो पॉइंट है एमएलएम इंडस्ट्री को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको हम एक एक करके समझेंगे। 28 दिसंबर 2021 को ये एनफोर्स होता है, मतलब लागू होता है और इसमें जो गाइडलाइंस रखी गई हैं एमएलएम को लेकर के वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे हमें बारीकी से समझना होगा और एक फेक और एक जेन्युइन एमएलएम इंडस्ट्री को कैसे समझना है, कैसे पहचानना है, ये भी हम इसमें बात करेंगे। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में जो गैजेट ऑफ इंडिया के हिसाब से रूल्स हैं उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है। मैं आपको पेज दिखा सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर और मैंने हाईलाइट किया है। नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस और अदरवाइज एंड शॉल अबाइड बाय द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो इसमें क्या कहा गया है कि कंपनी किसी भी इंसान को ज्वाइन करने से पहले, उसको ज्वाइन कराने से पहले जो कमिटमेंट करती है, मतलब कि जो कंपनी आपको ज्वाइन करने के लिए बुला रही है और ज्वाइन करने के पहले वो जो सपने दिखा रही है, जो कमिटमेंट कर रही है, उस कमिटमेंट को ज्वाइन करने के बाद उसे पूरा करना है। अगर एक कंपनी ऐसा नहीं करती है, कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री, तो वो इस लीगल अथॉरिटी के अगेंस्ट है या इसके अकॉर्डिंग वो गलत है। ये इसमें साफ साफ लिखा गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। कई जगह इसने मेंशन किया है, दूसरी जगह इसने मेंशन किया है बहुत अच्छे तरीके से। एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल इंश्योर दैट द एडवर्टाइजमेंट फॉर मार्केटिंग ऑफ गुड और सर्विस आर कंसिस्ट विद द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सेस एंड यूसेज कंडीशन ऑफ सच गुड्स और सर्विस। उस कंपनी का कोई भी मेंबर्स या उस कंपनी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो मतलब अपने एडवर्टाइजिंग में बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख सकते या बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखा सकते जैसे कि उसमें है कुछ और दिखाया कुछ और जा रहा है। मतलब कि उस कंपनी के अंदर दिखाया कुछ और जा रहा है और होता कुछ और ही है। तो अगर ऐसा किसी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर होता है तो ये असली स्कैम है और एग्जैक्टली यही आज देखा जाए तो इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता आ रहा है। मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन सी कंपनी में हो रहा है, कौन सी कंपनी में नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली आपको पता ही है। तीसरी जगह इसने जो मेंशन किया है वो भी एक बेहतरीन बात है। मैं कोई भी चीज़ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने पेपर है और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी, इस वर्ड्स को ध्यान से समझना। एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी vouches for the authenticity of the goods or service sold or guarantees that such goods or service are authentic shall bear the liability in any action related to the authenticity of such goods as service। मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी को ज़्यादा पावर में समझूंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझूंगा। इसका यह कहना है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या उससे जुड़े हुए लोग वो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते, ध्यान से सुनना, वो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते जिसको वो बाद में पूरा ना कर सकें। सिंपली है, ठीक है। डायरेक्ट गारंटी या इनडायरेक्टली गारंटी देना, उसे पूरा करना ही होगा। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है ना, एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गारंटी दे रहे हैं तो उसे हर हाल में पूरा करना ही होगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये असली स्कैम है और इस रूल्स के अगेंस्ट है, इस रूल के हिसाब से वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इसने कहा है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Every direct selling entity and very direct seller shall ensure that the terms of the offer are clear so as to enable to consumer to know the exact nature of offer being made and the commitment involved in placing any order। ऑफ़र क्लियर होना चाहिए, जो भी कंपनी अपने टर्म्स में बता रही है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पहले बताया जाए कि आपको सिर्फ 500 देना है इस कंपनी में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि 500 देना है कंपनी में। देने के बाद जब आप बिज़नेस शुरू करना चाहो तो फिर आपको बोला जाए कि सर अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो इसके लिए आपको 30,000 और देना होगा।
500 जो आपने दिया वो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी और 30,000 जो आप देंगे वो उससे वेरीफाइड होगा। तो ये एक तरीके से सरासर स्कैम है, यह एक ट्रैप है जिसमें फंसाया जाता है और फिर आपको एक और ट्रैप में फंसा दिया जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए, आपकी अर्निंग शुरू करने के लिए अब आपको लीड बेची जाती है। अगर मान लीजिए कि पर कॉस्ट लीड 50 रुपीज़ है तो आपको अगर 100 लीड देना हुआ तो आपसे 5,000 और चार्ज करेंगे। अगर आप मंथली 5,000 चार्ज मतलब पे करोगे तो आपका ईयरली हो गया 50 या 60,000। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम है। आज एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये टर्म्स भी दिया गया है कि इसको आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ये ऑफ़र है किस चीज़ का। अगर हम इस चीज़ में आगे देखें तो आगे भी बड़ी क्लियरली इसमें और चीज़ें मेंशन किया गया है। मैं 2 टॉपिक और आपके सामने रखने वाला हूँ। इसमें बताया गया है रिफ्यूज टू टेक बैक superiors goods or deficient services and refund the consideration paid or goods and service provided। ये आई थिंक सभी कंपनियां आज भूल चुकी हैं। ये जो टर्म्स हैं, जो इसमें रूल्स लिखे गए हैं, आज वो शायद कोई फॉलो कर रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा, अगर आपने किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया है, किसी भी एक्सवाइज कंपनी को ज्वाइन किया है और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, यानी कि जो आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड किया गया, अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उस कंपनी को आपका पैसा रिफ़ंड करना ही होगा, किसी भी कीमत पर करना ही होगा। यही फ़र्क है एक डायरेक्ट सेलिंग, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और फेक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। क्योंकि देखो, जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो ना तो वहाँ पर एक कंडीशन होती है और अगर अनकंडीशनल वो कंपनी आपसे एग्रीमेंट साइन करवाती है तो बेसिकली वो उसका उतना कॉन्फिडेंट उसका रहेगा कि वो कभी भी ये नहीं बोलेगी कि आपका पैसा रिफंड नहीं हो सकता, अगर कॉन्फिडेंट है तो। ठीक है, अगर हम अगला यहाँ पे हाईलाइट देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया, अगला रूल्स, उसको भी ध्यान से समझना। A direct selling entity and a direct seller shall not induce consumers to make a purchase based upon the representation that they can reduce or recover the price by referring prospective customers to the direct selling for similar purchase। इसको बहुत ध्यान से समझना। किसी कंपनी को इतना कॉन्फिडेंट होगा ना कि मैं इस चीज़ को करने के लिए अनकंडीशनल जो एग्रीमेंट होता है, जो टर्म्स होती है, वो आपके सामने रखता हूँ, तो मतलब कि वो कंपनी आपको कभी भी ये नहीं बोलेगी कि अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो आप इतने लोगों को लेकर आओ या इतने लोगों को ज्वाइन कराओ या और भी चीज़ करो, ज्वाइन कराओ, तब आप जाके कमीशन मिलेगा, तब आपकी अर्निंग होगी। ये मतलब कि यहाँ पे बोला गया है रिकवर द प्राइस बाय रेफरिंग पर्सपेक्टिव कंज्यूमर, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रिड्यूस बोला गया है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ये नेटवर्क पर डिपेंड होना चाहिए, आपके सेटिस्फैक्शन, आपके प्रोडक्ट और जेन्युइन सर्विसेज पर डिपेंड होना चाहिए कि वो एक्चुअल में जेन्युइन है या कंज्यूमर से सेटिस्फाइड है या नहीं है। और आपके नेटवर्क के हिसाब से होना चाहिए कि आप मंथली कितना एक्शन ले रहे हैं, उस हिसाब से आपका पे आउट बनना चाहिए। आपको चैन मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, इसमें अर्निंग का जो तरीका है वो चैन मार्केटिंग कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें यह भी एक तरीके से कहा गया है कि कंज्यूमर टू द डायरेक्ट सेलर्स फॉर सिमिलर परचेस। आपके ऊपर अगर जेन्युइन कंपनी होगी तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होगा किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए। जैसा कि इसमें साफ प्रोवाइड किया गया, इसमें साफ मेंशन किया गया है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करने का या किसी एक्स्ट्रा मेंबर को उसमें ज्वाइन करने का आपकी अर्निंग के लिए। तो ये 6-7 पॉइंट मैंने आपके सामने इस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के इस पेपर से मैंने रखे हुए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द गेजेट ऑफ इंडिया में आता है। और ये गवर्नमेंट के अंदर लीगल एक तरीके से हमें रूल्स बताता है किस तरीके से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम नहीं है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, जहाँ कि आप वहाँ से आप अच्छे से रीड कर सकते हैं और इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये हमें मिला है और आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये लीगल नोटिस, ये लीगल ऑथेंटिकेशन हर किसी को पता चल सके कि क्या सही है और क्या गलत है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, मिलते हैं बिग अपडेट और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।